नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रॉयल एजुकेशन क्लास में। जैसे कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में देखा था। आज की क्लास में हम मगध साम्राज्य के और महाजनोत्पादों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसने भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वे समय था जब छोटे छोटे जनपद उभर रहे थे और उनमें से कुछ बन गए महाजनपद, यानी बड़े और शक्तिशाली राज्य। इन्हीं महाजनपदों में से एक था मगध, जिसने आने वाले समय में भारत के पहले महान साम्राज्यों की नींव रखी। आज की कक्षा में हम जानेंगे कि महाजनपद क्या थे, वे कैसे बने और मगध कैसे उन सब में से सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। तो चलिए इतिहास के इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं महाजनपद और मगध साम्राज्य के साथ। महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, उसमें से मगध साम्राज्य कैसे एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा। देखिए 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, उससे पहले महाजनपदों के उदय को समझने से पहले उनकी सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं कि 600 ईस्वी पूर्व में सामाजिक व्यवस्था क्या थी, धार्मिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी और राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। पहले देखते हैं सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में देखें तो सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था थी, वो जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था का परिवर्तन किस में हो जाता है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, जातिवाद की समस्या बढ़ने लगती है, छुआछूत की समस्या बढ़ती है, महिलाओं व शूद्रों की स्थिति कैसी हो जाती है, दयनीय स्थिति हो जाती है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था में क्या रहता है, 600 ईस्वी पूर्व में वर्ण व्यवस्था का जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। पितृसत्तात्मक समाज, जातिवाद की समस्या बढ़ेगी, छुआछूत की समस्या बढ़ेगी, महिलाओं व शूद्रों की स्थिति कैसी हो जाएगी, दयनीय स्थिति हो जाएगी। अब देखिए धार्मिक व्यवस्था। धार्मिक व्यवस्था में देखें तो धर्म में कर्मकांड व आडंबर बढ़ते जाते हैं। 16 संस्कारों की संकल्पना होती है इसी टाइम में, और धर्म में बुराइयाँ व कुरीतियों की संख्या बढ़ने लगती है और समाज कैसा हो जाता है, विखंडित हो जाता है। ठीक है, समाज बढ़ने लगता है। अब देखिए आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में देखें तो लोहे का प्रयोग स्टार्ट हुआ। आपको पता है उत्तर वैदिक काल में लोग लोहे का प्रयोग करने लग गए थे। लोहे का प्रयोग करने से क्या हुआ, जो कृषि के लिए औजार वगैरह वो बढ़ने लगे। लोहे का प्रयोग से क्या हो गया, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे क्या होगा, ठीक है, करेंसी सिस्टम का उदय हुआ और सबसे पहले पंचमार्क कॉइन स्टेट के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पंचमार्क सिक्के थे वो किसके द्वारा चलाए गए थे, व्यापारियों के द्वारा चलाए गए, और लंबी दूरी का व्यापार भी बढ़ने लगा। ठीक है, नगरीकरण की व्यवस्था हुई। ठीक है, नगरीकरण बढ़ा। वित्तीय व्यवस्था की शुरुआत, श्रेणी व्यवस्था की शुरुआत होती है। ठीक है, श्रेणी क्या थी, एक जैसा कार्य करने वाले लोगों का समूह क्या बोलते हैं, श्रेणी। ठीक है, तो वित्तीय व्यवस्था की शुरुआत होती है, श्रेणी व्यवस्था की शुरुआत होती है। ठीक है, तो आर्थिक व्यवस्था में क्या होता है, लोहे का प्रयोग होता है। लोहे का प्रयोग होगा तो सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, नई नई वस्तुओं का प्रोडक्शन बढ़ेगा, करेंसी सिस्टम का उदय होता है। सबसे पहले कौन से सिक्के चलाए गए थे, पंचमार्क के सिक्के, किसके द्वारा, व्यापारियों के द्वारा। लंबी दूरी का व्यापार होने लगा, नगरीकरण हुआ, वित्तीय व्यवस्था की शुरुआत होगी और श्रेणी व्यवस्था की शुरुआत होती है। श्रेणी का मतलब होता है एक जैसा कार्य करने वाले लोगों का समूह। अब देखिए राजनीतिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ। राजनीतिक व्यवस्था में राजतंत्र व्यवस्था थी ना। ठीक है, 600 ईस्वी में कैसे हुई, राजतंत्र, राजा का शासन था, राजा का राजस्व था। ठीक है, तो राजा का राजस्व बढ़ने लगा। राजा स्थायी प्रशासन व स्थायी सेना रखना आरंभ कर देगा। ठीक है, राजा क्या करेगा, स्थायी प्रशासन व स्थायी सेना रखना प्रारंभ कर देगा। आयरन के आर्ट्स बढ़ेंगे। ठीक है, जो आयरन की जो वस्तुएं थी ना वो बढ़ेंगी। राजा की पावर का विस्तार होगा और राजा की भूमिका भी बढ़ जाएगी और बड़े बड़े साम्राज्यों की होने लगेगी, स्थापना होने लगेगी। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था में क्या था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था, राजा का राजस्व बढ़ेगा, राजा स्थायी प्रशासन में स्थायी सेना रखना प्रारंभ कर देगा। आयरन के आर्सन, ठीक है, तो आयरन की चीज़ें हैं उनका विकास होगा, राजा की पावर बढ़ेगी, राजा की भूमिका बढ़ेगी और बड़े बड़े साम्राज्यों की क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी। अब देखिए महाजनपद। 600 BC में प्रेजेंट सबसे बड़ा राज्य थे। ठीक है, महाजनपद क्या थे, 600 BC यानी 600 ईस्वी पूर्व में प्रेजेंट में सबसे बड़े राज्य थे। 16 महाजनपद थे। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम पूछ जाता है। ये 16 जनपद है ना, उनकी जानकारी हमसे किससे मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। ठीक है, और ध्यान रखना बज्र व मल्ल वो रिपब्लिक सिस्टम था। ध्यान रखना जो बज्र व मल्ल महाजनपद है उसमें कौन सा सिस्टम था, रिपब्लिक सिस्टम था। ठीक है, अश्मक एकमात्र महाजनपद था जो साउथ में था। ठीक है, तो अश्मक क्या था, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में था। सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, तो मगध था। अब देखिए महाजनपदों के नाम देखेंगे, उनका क्षेत्र कौन सा, उनकी राजधानी क्या थी, एग्जाम में यही पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं काशी महाजनपद ना। काशी का क्षेत्र कौन सा था,
वाराणसी, ठीक है। जो वाराणसी का क्षेत्र वो काशी का क्षेत्र था। कैपिटल कौन सी थी? वाराणसी, ध्यान रखना, ठीक है। तो काशी कैपिटल कौन सी थी? वाराणसी। इसका क्षेत्र कौन सा पड़ता था? जो वाराणसी का क्षेत्र वर्तमान में वही इसका क्षेत्र पड़ता था, ठीक है। फिर देखिए दूसरा कौन सा है? कम्बोज। कम्बोज का क्षेत्र क्या था? ईस्टर्न यूपी, है ना। जो पूर्वी यूपी का क्षेत्र है वो कौशल महाजनपद का हिस्सा है। कैपिटल कौन सी थी? अयोध्या एंड श्रावस्ती, ठीक है। कौन कौन सी राजधानी थी इसकी कौशल की? अयोध्या एवं श्रावस्ती। फिर तीसरा आता है कुरु। कुरु जो क्षेत्र है वर्तमान में कैसा क्षेत्र है? दिल्ली एनसीआर वाला क्षेत्र वो किस में आता है? कुरु महाजनपद में पड़ता था, ठीक है। राजधानी कौन कौन सी इनकी? हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, ठीक है। उसके बाद में आता है चौथा कम्बोज, ठीक है। कम्बोज का क्षेत्र क्या है? हजारा, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और कैपिटल कौन कौन सी थी इनकी? राजपुर और हट्टा इनकी राजधानी था, किसकी? कम्बोज महाजनपद की, ठीक है। पाँचवा आता है फिर अंग। अंग का क्षेत्र कौन सा है? भागलपुर। जो वर्तमान में भागलपुर का क्षेत्र वो किसका क्षेत्र था? प्राचीन समय में अंग का क्षेत्र था। तो अंग की कैपिटल कौन सी है? चंपा। उसके बाद आता है छठा अवंती। अवंती का क्षेत्र कौन सा था? जो मालवा का क्षेत्र है वो अवंती का क्षेत्र था। कैपिटल कौन सी थी इसकी? महिष्मती, ठीक है। तो अवंती का क्षेत्र कौन सा? मालवा का क्षेत्र। कैपिटल कौन सी? इसके साउथ की कैपिटल थी महिष्मती और नॉर्थ की कैपिटल कौन सी थी इनकी? उज्जैन थी, किसकी? अवंती की, ठीक है। तो साउथ में तो कौन सी थी? महिष्मती, नॉर्थ में कौन सी थी? उज्जैन, ठीक है। उसके बाद में आता है अश्मक, ठीक है। अश्मक का वर्तमान में क्षेत्र कौन सा है? जो गोदावरी नदी के साउथ का क्षेत्र है, गोदावरी नदी के दक्षिण भाग का क्षेत्र वो अश्मक क्षेत्र के अंदर आता था। साउथ इंडिया में स्थित एकमात्र महाजनपद था, ध्यान रखना, ठीक है। तो साउथ इंडिया में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? वो कौन सा था? अश्मक, ठीक है। राजधानी कौन सी थी इसकी? पोतन, ध्यान रखना, ठीक है। तो कैपिटल कौन सी थी इसकी? पोतन। फिर उसके बाद आता है मगध। मगध, है ना। मगध का क्षेत्र कौन सा पड़ता है? पटना। गया का जो क्षेत्र है वर्तमान में वही मगध का क्षेत्र था। कैपिटल कौन सी थी इसकी? गिरिवज्र, राजगिरी और पाटलिपुत्र, ठीक है। तीन कैपिटल है, गिरिवज्र, राजगिरी और पाटलिपुत्र। फिर अगला महाजनपद हमारा मत्स्य, ठीक है। मत्स्य का क्षेत्र कौन सा है? वर्तमान में जयपुर भरतपुर का क्षेत्र वो मत्स्य जनपद में आता था प्राचीन समय में। कैपिटल कौन सी थी इसकी? विराटनगर, ठीक है। उसके बाद है मल। मल का क्षेत्र कौन सा? जो वैशाली का साउथ में जो क्षेत्र है वैशाली के साउथ का वो किसका क्षेत्र था? प्राचीन समय में मल का क्षेत्र था। कैपिटल कौन सी थी इसकी? कुशीनगर, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं वत्स। वत्स का क्षेत्र कौन सा? प्रयागराज, मिर्ज़ापुर का क्षेत्र जो प्राचीन समय में वत्स का क्षेत्र था। कैपिटल कौन सी थी इसकी? कौशाम्बी। फिर आगे देखिए बज्जी। बज्जी का क्षेत्र कौन सा? जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट है ना, प्राचीन समय में किसके अंदर आता था? बज्जी महाजनपद का, ठीक है। कैपिटल कौन सी थी इसकी? वैशाली। फिर आता है गांधार। गांधार का क्षेत्र कौन सा था? काबुल व रावलपिंडी के जो बीच का क्षेत्र है वो गांधार का क्षेत्र था। कैपिटल कौन सी इसकी? तक्षशिला। उसके बाद आता है फिर पांचाल, ठीक है। पांचाल का रीजन कौन सा था? रोहिलखंड, जो यूपी का क्षेत्र है वो पांचाल का रीजन क्षेत्र था। कैपिटल कौन सी थी इसकी? हई छत्र, जो नॉर्थ की। और साउथ की कौन सी थे? काम पिल्ले, ध्यान रखना, ठीक है। तो पांचाल का क्षेत्र कौन सा पड़ता है? रोहिलखंड जो यूपी का क्षेत्र वो। कैपिटल कौन सी थी कि? हई छत्र, जो नॉर्थ में पड़ती है। और साउथ की राजधानी कौन सी थी इसकी? कामपिल्ले। फिर क्या आता है 15वां? सूरसेन, ना। सूरसेन का क्षेत्र कौन सा है? मथुरा। कैपिटल कौन सी इसकी? मथुरा। इसका क्षेत्र भी कौन सा है? मथुरा। और वर्तमान में जो मथुरा का क्षेत्र वो सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था। कैपिटल कौन सी इसकी? मथुरा। इसके बाद में आता है चेदी महाजनपद। चेदी का जो वर्तमान में क्षेत्र बुंदेलखंड का क्षेत्र वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। कैपिटल कौन सी थी इसकी? शक्तिमती, ध्यान रखना। चेदी कैपिटल कौन थी? शक्तिमती, है ना। आगे देखिए नोट करके लिखा है बुद्ध के समय में 10 रिपब्लिक सिस्टम मौजूद थे, जिनमें प्रमुख कौन कौन से थे वो देख लेते हैं ना। तो देखकर कुशीनगर में किसका शासन था? मल्लों का। पाबा में मल्ल, कपिलवस्तु में शाक्य, वैशाली में लिच्छवी, मिथिला में विदय, ठीक है। इसमें से जो लिच्छवी हैं वो ओल्डेस्ट रिपब्लिक सिस्टम था, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले इसमें देखते हैं मगध के उत्कर्ष के कारण क्या है, ठीक है। जो मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य उसका उत्कर्ष का कारण क्या रहा है, ठीक है। तो पहली तो भौगोलिक कारण है, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण, ठीक है। तो 4 कारण देखेंगे। भौगोलिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे और सामाजिक कारण क्या था। सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक कारण, ठीक है। मगध की कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र, जो तीनों ओर से किससे घिरी थी? गंगा नदी से, सोन नदी से, गंडक नदी से, ठीक है। तो तीनों ओर से कैसी थी? तीनों नदी से घिरी हुई थी, तीनों तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो कृषि का विकास अच्छी मात्रा में हुआ, ठीक है। ये भी एक कारण रहा है मगध साम्राज्य के विस्तार का। मगध राज्य में अत्यधिक मात्रा में डेंस फॉरेस्ट थे, ठीक है, घने जंगल थे, जिससे मगध को प्राप्त ईंधन की प्राप्ति होती थी। और ये फॉरेस्ट सुरक्षा की दृष्टि से भी क्या था? महत्वपूर्ण थे, ठीक है। उनको ईंधन की प्राप्ति होती थी और सुरक्षा की दृष्टि से भी कैसे थे? महत्वपूर्ण थे, ठीक है। उसके अलावा देखिए मगध के फॉरेस्ट में एलिफेंट ज़्यादा मिलते थे। मगध राज्य में छोटा नागपुर रीजन था। छोटा नागपुर के क्षेत्र को किस में आता है? मगध साम्राज्य में आता था, जहाँ से भारी मात्रा में आयरन, लोहे और अदर मिनरल्स निकाले जाते थे, है ना। तो भौगोलिक कारण यही रहा है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष का, ठीक है। उसके बाद में देखिए आर्थिक कारण क्या था।
आर्थिक कारण में देखें तो मगध गंगा यमुना दोआब में स्थित था, ठीक है, गंगा यमुना दोआब में स्थित था, जिससे सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, ठीक है, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसा होता था, सरप्लस होता था, यानी आवश्यकता से अधिक एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता था। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता था, आयात निर्यात होता था, आयात निर्यात भी बढ़ा, यहाँ के राजाओं के द्वारा ट्रेड को संरक्षण दिया गया, ठीक है, हाँ क्या मगध के राजाओं के द्वारा ट्रेड व्यापार को संरक्षण दिया गया और रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा, ठीक है, इस वजह से ये आर्थिक कारण रहा है। उसके अलावा देखिए राजनीतिक कारण क्या था, तो राजनीतिक कारण में देखें तो मगध के राजाओं के द्वारा कूटनीति युद्ध वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने रामराज्य का विस्तार किया, ठीक है, उनकी जो कूटनीति वो भी अच्छी थी, युद्ध हो गया, वैवाहिक संबंध हो गया, उनके द्वारा उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद आता है सामाजिक कारण, ठीक है, सामाजिक कारण में ध्यान रखना मगध का समाज कैसा था, उदार लिबरल था, ठीक है, जो मगध का समाज कैसा था, उदार था, लिबरल था, यहाँ के लोग कम रूढ़िवादी थे, ठीक है, रूढ़िवादी नहीं थे यहाँ के लोग, तो ठीक है, तो सामाजिक कारण भी उसके मगध साम्राज्य के विस्तार का प्रमुख कारण रहा है, ठीक है, ये देख लिया हमने भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण और सामाजिक कारण, ठीक है। अब देखते हैं मगध के प्रमुख साम्राज्य, ठीक है, जो मगध है उसके अंदर प्रमुख साम्राज्य कौन कौन से थे, ठीक है, तो मगध साम्राज्य का विस्तार 544 ईस्वी पूर्व से 323 BC तक रहता है, ठीक है, मगध साम्राज्य का विस्तार, ठीक है, 544 ईस्वी पूर्व से 323 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। इनमें हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश, 3 वंशों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, किस किस का, हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंदवंश। सबसे पहले देते हैं हरेक वंश, ठीक है, हरेक वंश के संस्थापक कौन है, बिंबिसार, ठीक है, इनका शासनकाल रहता है 544 से लेकर 492 BC, जिनका शासनकाल क्या है, सबसे लंबा शासनकाल, ठीक है, तो पूछा हरेक वंश में सबसे लंबा शासनकाल किसका था, तो बिंबिसार का, कब से कब तक लगे, 544 BC से लेकर 492 BC तक, ठीक है। राजधानी कौन सी थी इसकी, गिरिराज, राजगिरी, ठीक है, हरेक वंश की है ना, तो हरेक वंश की राजधानी कौन सी, गिरिराज या राजगिरी। बिंबिसार महावीर स्वामी व गौतम बुद्ध के समकालीन थे ना, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है, तो महावीर स्वामी व गौतम बुद्ध दोनों का समकालीन कौन थे, बिंबिसार ने युद्ध, कूटनीति व वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है, बिंबिसार ने क्या युद्ध की अच्छी नीति थी, कूटनीति व वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीव को चंद्रप्रोत के इलाज के लिए भेजा था ना, जो जीव का राजवैद्य था वो किसके शासनकाल में था, तो बिंबिसार के शासनकाल में, ठीक है, ठीक है, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवा को चंद्रप्रोत के इलाज के लिए भेजा था, ठीक है, और चंद्रप्रोत कौन थे, अवंती के राजा थे, ध्यान रखना, ठीक है, जो चंद्रप्रोत कौन थे, अवंती के राजा। अब देखिए बिंबिसार के 3 वाइफ थी, बिंबिसार के 3 वाइफ थी, जिसमें से पहली थी महाकौशल्य देवी, दूसरी थी चैलन्या, तीसरी थी खेमा। पहले देखिए महाकौशल्य देवी, महाकौशल्य देवी क्या थी, काशी के राजा कौन थे, प्रसन्नजीत उसकी बहन थी, ध्यान रखना, ठीक है, तो महाकौशल्य देवी कौन थी, काशी के राजा प्रसन्नजीत की बहन थी। चैलन्या कौन थी, चिल्लिवी के राजा चेतक की बहन थी, ठीक है, तो महाकौशल्य देवी किसकी बहन थी, प्रसन्नजीत की बहन थी जो काशी के राजा थे। चैलन्या किसकी बहन थी, चेतक की बहन थी जो लिच्छवी के राजा थे। और चैलन्या का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था, अजात शत्रु, ठीक है। फिर तीसरी बीवी का नाम था इनका खेमा, जो मदिरा के राजा की पुत्री थी, जो मदिरा के राजा उसकी पुत्री थी कौन थी, खेमा। उसके बाद में आता है बिंबिसार के बाद में आता है अजात शत्रु, ठीक है। अभी किसका बेटा रहेगा, चैलन्या भी बिंबिसार का पुत्र रहेगा। चैलन्या कौन थी, लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी, ठीक है। तो चैलन्या भी बिंबिसार से एक पुत्री प्राप्त होती जिसका नाम क्या है, अजात शत्रु। ये अपने पिता की हत्या करके राजा बना था, ठीक है, इस वजह से इसको पत्रहंता वंशी बोला जाता है, किसको, हरेक वंश को, ठीक है। तो ये अपने पिता की हत्या करके राजा बनता है, ठीक है। राजधानी वही है, राजगिरी रहती है इसके टाइम में भी। अजात शत्रु ने काशी के राजा प्रसन्नजीत को हराकर उसकी बेटी बगीरा से शादी की थी, ठीक है। किसको हराया था, प्रसन्नजीत। इसने लिच्छवी शासक को हराया था, लिच्छवी के शासक को इसने हराया था, लिच्छवी के शासक किसको, चेतक को। 2 आर्म्स, ठीक है, 2 सेना रखता था जिसके रथ मुशल और महाशिलाकंटक बोला जाता था, ठीक है। तो इसकी कितनी आर्म थी, 2 आर्मी थी, रथ मुशल और महाशिलाकंटक। फर्स्ट बुद्ध संगति भी इसी के शासनकाल में हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम पूछ जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में होती थी, अजात शत्रु काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इसके समय में 2 आर्म्स थी जिसको रथ मुशल और महाशिलाकंटक बोला जाता था। उसके बाद में आता है उदयन। इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की भी, उसे अपनी कैपिटल बनाया था, ध्यान, ठीक है। तो उदयन ने राजधानी किसको बनाया था, पाटलिपुत्र की स्थापना करता है और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है। ये जैन धर्म का अनुयायी था, ध्यान रखना, ठीक है। तो उदयन किसका अनुयायी था, जैन धर्म का। उसके बाद आता है नागदशक, ठीक है। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक, किस वंश का, हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक। नागदशक को इसके सेनापति शिशुनाग ने षड्यंत्र करके राज्य से बाहर निकलवा दिया, ठीक है। किसने, इसका सेनापति था शिशुनाग, वो षड्यंत्र करके इसको राज्य से बाहर निकलवा देता है और शिशुनाग स्वयं राजा बन जाता है। और शिशुनाग स्वयं राजा बन के कौन से वंश की स्थापना करेगा, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। फिर हमारा शिशुनाग नागवंश। शिशुनाग नागवंश के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज इसी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।
इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में एक कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इस क्लास का PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।